मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं आज आप लोगों को रेक्टम कैंसर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। रेक्टम यानी कि अंग्रेजी शब्द है और रेक्टम का जो अर्थ है वो होता है गुदा द्वार, यानी कि गुदा का जो भाग है। पहले तो मैं आपको इसकी रेक्टम की संरचना बता देता हूँ। मनुष्य का जो गुदा द्वार होता है वह स्त्रियों में भी और पुरुषों में भी उसकी जो संरचना है वो एक ही प्रकार की होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई महिलाओं में जो गुदा द्वार है वो अलग होगा और पुरुषों में अलग होगा, इस तरीके का ऐसा, या नपुंसक जो लोग हैं, जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, उनमें भी इस तरीके का, मतलब सभी का गुदा एक ही की जो गुदा है वो एक ही जैसी होती है। अब आइए आप गुदा में कैंसर का होना। अब गुदा के 3 हिस्से होते हैं। एक बिल्कुल आउटर रिंग होती है, एक मिडल रिंग होती है और एक इंटरनल, मतलब सबसे ऊपर ही ऊपर जो शरीर के अंदर जो होती है। ये होती कहाँ है? जिसको कॉलोन कहा जाता है। बेसिकली एक कॉलोन एक शब्द है, वो भी आंतों के लिए, मतलब एक आंत के लिए, आंतों के लिए काम में आता है ये शब्द। अब इसको थोड़ी संरचना को और समझने के लिए आप, जैसे आपका आमाशय है, आमाशय में पकाशय, पित्ताशय, अग्नाशय, ये सब चीज़ें, वहाँ जो भी आप भोजन करते हैं वो वहाँ जाके भोजन का पाचन होता है। और जो जिसको अपशिष्ट कह सकते हैं, या जिसके अंदर जो पचा हुआ जो भोजन है उसमें जो कुछ भी काम का नहीं है, वो काम की चीजें कौन लेती है? आंतें। बड़ी आंत और छोटी आंत के अंदर, इस आंतों में ऐसे छोटे छोटे सेंसर लगे होते हैं, या ऐसी ग्रंथियां लगी होती है जो उसमें से मतलब आपके जो फैट है, विटामिन्स है, प्रोटीन है, और जो आपका जल तत्व है थोड़ा बहुत, और जो आपका औषधीय तत्व है, इन सब अच्छी सार की चीज़ों को जो आपकी आंतें हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत, वो ले लेती है अपने अंदर, उसको मतलब सोच लेती है और उसको खून के माध्यम से आपके मतलब हार्ट तक पहुंचा देती है। ये एक प्रोसेस हो गया। अब जो ये सब चीजें ले लेने के बाद में, वापस ध्यान से सुन लो, यानी कि उसके अंदर कितना फैट थी, कितना खनिज लवण था, कितनी पोषक तत्व थे, ये सब चीजें उन आंतों में से जो सेंसर लगे हुए थे उन्होंने ग्रहण कर लिया। और उसके बाद में जो कुछ भी बचा, जो कचरा बचा, वो आपकी जिसको आप सामान्यतया लोग बाग उसको लेटरिन कहते हैं, या उसको टट्टी कहते हैं, या उसको आजकल जो के जो बच्चे बच्ची हैं वो आम बोल चाली में भाषा में उसको पोटी कहते हैं, या ये जो भी उसको कहा जाए, वो कोई अपने शरीर का एक अपशिष्ट पदार्थ है, वो मल है। उसको हमारे आयुर्वेद की भाषा में मल कहते हैं। और मल जिस रास्ते से, जिस द्वार से बाहर निकलता है उसको मल द्वार कहा जाता है। यानी कि मल द्वार का कैंसर, रेक्टम का कैंसर, गुदा का कैंसर, ये सभी तीनों एक ही मीनिंग रखने वाले हैं। आप चाहे उसको रेक्टम कह लें, चाहे गुदा कह लें, चाहे मल द्वार कह लें। अब ये मल द्वार जिससे जुड़ा हुआ रहता है, वो मल द्वार के जस्ट मल द्वार जहाँ है उसके ऊपर का जो हिस्सा है उसको कॉलोन कहा जाता है। और कॉलोन थेरेपी भी नेचुरोपैथी में होती है, एक मशीन के द्वारा लोगों के जो कॉलोन की है, यानी कि सामान्य भाषा में यूँ कहें कि पेट की सफाई की जाती है, आंतों की जो सफाई की जाती है वो कॉलोन थेरेपी कहलाती है। और कॉलोन में एक सामान्यतया कॉलोन को क्लीन करने का जो पुराना जो शास्त्रीय विधि थी आयुर्वेद से, वो बस्ती थी एनिमा, जिसको अपन आज की भाषा में कहते हैं एनिमा, लगा के और आपको जो कब्ज है उसको समाप्त किया जाता है। यानी कि जो मल आपके कॉलोन के अंदर जो इकट्ठा हो गया था उसको इस तरीके से मतलब बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको एनिमा कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अभी तक स्वामी जी कैंसर पे नहीं आए, हम तो इतनी देर हो गई सुनते हुए, 4.5 मिनट हो गए। भैया कैंसर पे आ रहा हूँ, इतनी क्या जल्दी है कैंसर पे आने की? कैंसर का कारण समझा रहा हूँ। कारण यही मैं इसीलिए कहता हूँ मेरा हर वीडियो अंत तक देखा करें आप लोग। और चाहे आप कैंसर रोगी हैं, चाहे कैंसर रोगी नहीं है, चाहे मैं तो कहता हूँ आप तो डायबिटीज़ के रोगी हैं, परंतु फिर भी आपको कैंसर का वीडियो देखना चाहिए। और अगर आप कैंसर के रोगी हैं फिर भी डायबिटीज़ का वीडियो देखना चाहिए। भैया जानकारी किसी के बाप की बपोती थोड़ी है। और हंसराज जैसा आदमी आपको बिल्कुल निःशुल्क
बिल्कुल 100% निःशुल्क जानकारी दे रहा है और रोजाना एक वीडियो के लिए 4-4 5-5 घंटे स्टडी कर रहा है। वीडियो यूं ही नहीं बनता। आप मेरे पूरे वीडियो में से सारहीन एक बात निकाल के बता दो, कभी मैं गुलाम हो जाऊंगा आपका। या मेरे पूरे वीडियो में मैं ऐसा कोई अंत हालांकि परिपूर्णता कुछ भी नहीं होती, मैं भी एक इंसान हूँ, गलतियां मेरे से भी हो सकती है, परंतु अंत तक भी आप अगर मेरे वीडियो को देखते हैं तो कोई ना कोई जानकारी उसमें आपको मिलती है। तो अब आ जाइए। मैंने हाँ बिल्कुल इसीलिए कहा था कि आप सोच रहे होंगे कि अभी तक इस पे नहीं आए कैंसर पे। अब आ रहा हूँ कैंसर पे। अब क्या होता है, कॉलोन कैंसर होने के कारणों पे पहले मैं आ रहा हूँ। पहला, ये जो बहुत कब्ज जो है, बहुत बड़ा जो मुख्य कारण है वो है कब्ज। अगर आपको लगातार कब्ज रहती है, मतलब ये तो आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं कि कैंसर नेगेटिव सेल्स की वजह से बनता है। नेगेटिव सेल्स की एक कॉलोनी होती है, तो वो बॉडी के अंदर, खून के अंदर सबसे पहले उसका निर्माण होता है। रक्त में ही कैंसर का सबसे पहला जो जन्म स्थल है वो रक्त है, तो खून में हो गया। अब आपके, और ये भी मैं बहुत सी बार मेरे वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग जो लगातार मेरा श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल या हंसराज चौधरी यूट्यूब चैनल देखते हैं, उनको ये पता होगा निश्चित रूप से कि भाई शरीर के जिस अंग पे ज़्यादा अत्याचार किया गया हो वही अंग कैंसर से प्रभावित होता है। ये मैं पहले मेरे काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, इस पे मैं विस्तार से बात नहीं करूँगा। तो आपको जैसे लगातार कब्जी रहने की वजह से आपके जो रेक्टम की जो सरफेस है, जो अंदर वाला, जो रेक्टम के अंदर वाला जो हिस्सा है, वो लगातार छिलता रहता है या कटता रहता है। मतलब कभी कभी तो इतना कब्ज हो जाता है लोगों को कि वो रेक्टम को काट देता है, फाड़ देता है, वो कट मार के, और वहाँ फिर घाव बन जाता है। अब वो जो घाव बन गया, इसमें दो तरह के घाव बनते हैं। एक तो अल्सर के द्वारा बन जाते हैं, क्योंकि लेटरिन वहाँ बहुत लंबे समय तक पड़ी रहती है। जो आपकी जो मल है आपका बहुत लंबे समय तक कुपित तो वो पहले से है, और वो सूखा हुआ मल है, तो वो बहुत आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है। तो कब्ज का पहला कारण क्या हुआ, पानी की कमी हो गई वहाँ जाके। हालांकि मैं कब्ज पे एक अलग से बिल्कुल एक वीडियो बना के आप लोगों को प्रेषित करूँगा। तो अभी आप इतना सा काम चला लें कि आपका जो मल सूख गया है, उस सूखे हुए मल को, जो उसके मेंगने बन गए हैं, जो वो टाइट पोजीशन पे आ गया है, और वो रेक्टम की जो आपकी साइज है, आपका जो मल द्वार है, उसकी जो मतलब लंबाई चौड़ाई है या उसकी जो गोलाई है, वो उससे छोटी है, तो वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, आपको कब्ज हो रहा है। तो ये लगातार जो कब्ज है वो वहाँ की दीवारों को, अंदर से जो आपकी कॉलोनों की जो दीवार है कॉलोन की, उसको भी खराब कर रहा है। और ख़ास तौर से रेक्टम का जो हिस्सा है, 2-2.5 इंच का करीब ये पूरा हिस्सा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो इस 2-2.5 इंच के इस टुकड़े में, इसमें वह लगातार उस मल के घर्षण से और उसके विकर्षण से और वहाँ लगातार जमा रहने से वहाँ की त्वचा में एक तरह का फोड़ा बनता है, एक तरह की गांठ बनना शुरू हो जाती है, एक तरह का अल्सर बनना शुरू हो जाता है, एक तरह का छाला बनना शुरू हो जाता है, और वही छाला आपका रेक्टम कैंसर कहलाता है। ये तो हो गया रेक्टम कैंसर, ये हुआ। अब ये क्या होता है, बहुत सी बार फिस्टुला में परिवर्तित हो जाता है, बहुत सी बार ये पाइल्स में परिवर्तित हो जाता है, बहुत सी बार ये भगंदर में परिवर्तित हो जाता है, और बहुत सी बार ये वहाँ के आपका जो गुदा द्वार का बाहर के हिस्से से लगा के जो गुदा का जो पूरा हिस्सा है, उस पूरे हिस्से को ये गला देता है, वहाँ की चमड़ी खत्म कर देता है, और वहाँ बहुत खतरनाक तरीके से जलन होने लग जाती है, जलन होती है, वो जलता है। अब आ जाइए आप चिकित्सा पे। रेक्टम कैंसर के व्यक्ति के लिए, वैसे कैंसर के लिए जो सामान्य चिकित्सा है वही रेक्टम कैंसर वाले, गुदा कैंसर वाले मतलब रोगी के लिए है, वही रक्त शोधन है, वही कैंसर किट है, वही। परंतु अतिरिक्त जो औषधियाँ हैं वो 3 प्रकार और हैं, जो 3 चीज़ें आपको करनी है वो अलग है। पहला तो ये है कि आपको कब्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कब्जी रहनी ही नहीं चाहिए। तो कब्जी नहीं रहेगी उसके लिए क्या करना, एक तो पानी पर्याप्त मात्रा में पीना, बहुत अधिक मात्रा में पीना, हरी सब्जियां बहुत अधिक मात्रा में खानी है, उनका फाइबर खत्म नहीं होना चाहिए, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, उनको अध कच्ची स्थिति में या अध पक्की स्थिति में, जो भी आपकी सोच है उसके हिसाब से आप अध कच्ची सब्जियां अगर खाएंगे तो आपका कब्ज खत्म होगा। दूसरा, आपको कब्ज की दवाई जरूर लेनी ही लेनी है, जो आश्रम से मतलब गैस और कब्ज के नाम से जो औषधि मिलती है, वो उस औषधि का सेवन आपको करना है ताकि वो लगातार मतलब वो रहे। एक अल्सर नाम से एक दवाई आती है, अल्सर
जो श्री नवग्रह आश्रम पर मिलती है, उसका भी अगर आप सेवन करते हैं तो अंदर जो छाला है उसका जल्दी, क्योंकि इसके अंदर हम बील गुदा और बहुत सारी औषधियाँ मिश्रण करते हैं, मुख्य औषधि उसकी बील गुदा होती है त्रिफला के साथ साथ, तो वो बहुत काम करती है। वो आपके उसको उस अल्सर को भी ठीक करती है और आपकी कब्ज को भी वो काफ़ी मायने में मतलब काफ़ी कम करती है, काफ़ी सुधारती है। ये हो गया। अब एक विशेष जो है रेक्टम कैंसर वालों के लिए, वो हमारे पर्चे में जो 10 तरह के पत्ते जो बता रखे हैं, जो पत्ते रोगी के गांठ और घाव वाले रोगी के लिए जो घी से मलहम बनाने की जो विधि है, वो क्या करें कि इसको 2 रूप में लें। एक तो करीब 5-6 लीटर पानी में वो जो पत्ते हैं वो निश्चित संख्या में 5-5, 6-6 की संख्या में डाल के पानी को इतना उबालें वो उसका, और उसको फिर छान लें और उस छने हुए उन औषधीय गुणों से युक्त उस जल में कटी स्नान यानी कि नाभि तक व्यक्ति उसमें किसी टब में या किसी बड़ी तगारी में या किसी बड़े बर्तन में वो बैठे और अपने रेक्टम को संकुचित करें, इस तरीके से कोशिश करें पंपिंग करने की, ताकि वो पानी, वो जल जो है औषधि युक्त जो गुण वाला जल है वो आपके उस घाव को ठीक करे और आपके रेक्टम को भी मतलब थोड़ी हल्की सी राहत मिले। और उसके बाद में वो जो मलहम जो आपने बनाई है, वो मलहम आप चाहे उंगली के माध्यम से, चाहे आजकल तो जो ऐसी ट्यूब्स आती है जिसके अंदर आगे एक नुकीला सिरा होता है, जो ट्यूब होती है उसके आगे मुंह कटा हुआ होता है और वो बड़ा सॉफ्ट होता है, उससे छिलता नहीं है, उस ट्यूब में आप ये जो घी जो औषधि आपने बनाई है वो भर के उस ट्यूब को आप दबाएंगे तो आपके अंदर रेक्टम के अंदर जो खासतौर से मस्से वाले रोगी हैं वो इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उनको मालूम होता है। तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि उससे उस जो वो स्नेहन है, वो जो औषधि है उसको आप अंदर चढ़ाएं ऊपर, और उससे आपका वो घाव भी भरेगा। अगर गांठ होगी तो गांठ भी लूज होगी और इससे आपका रेक्टम कैंसर धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। परहेज पूरा रखें, औषधि पूरे विश्वास से लें। और साथ ही साथ ये कह रहा हूँ, ये मैंने जितनी विधियां बताई है, ये विधियां अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से मैं जैसा कि कहता हूँ मुंह का और रेक्टम का जो कैंसर है वो 20% ही ठीक होता है। ये बात बिल्कुल सही है, हकीकत में 20% ही ठीक होता है, परंतु आप 20% में आ सकते हैं। ये जो मैंने विधियाँ बताई अगर ये आप पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से आप 20% में आने के भागीदार बनते हैं या जिम्मेदार बनते हैं। तो अतः पूरा ध्यान रखें, समय पर औषधि लें, परहेज पूरे रखें और विश्वास के साथ औषधि लें। इसी के साथ श्री नवग्रह आश्रम का यूट्यूब चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें और लोगों को शेयर करके पुण्य के भागीदार बने। धन्यवाद।